नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का टॉपिक हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल लेंगे। ये एमओटी के आधार पर हम हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें दो डिफरेंट एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं, यानी दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है। इस श्रेणी में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल शामिल हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ पे हम सबसे पहले हम लेते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल। नाइट्रिक ऑक्साइड में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखेंगे। यहाँ नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 एंड ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। अर्थात वैलेंस शेल में कुल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु में से एक इलेक्ट्रॉन अधिक है और इसमें उपस्थित होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम देख रहे हैं जो कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए इसके ऑर्बिटल्स से नीचे होंगे, इनकी एनर्जी लेवल लो होगा, और नाइट्रोजन इससे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इसलिए इनकी एनर्जी लेवल थोड़ा ऊपर होगा। ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल नाइट्रोजन के 2s ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा और दो बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। क्योंकि दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दो बॉन्डिंग में जाएंगे, दो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। दोनों एटम्स के 1s ऑर्बिटल जो कि अंदर की ओर स्थित होते हैं, इसलिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे वो। उसके बाद 2s ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के 2s ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 2p ऑर्बिटल में 4 और 3 यानी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हैं। 7 में से यहाँ पे जब इनकी बॉन्डिंग होगी, ओवरलैपिंग होगी, तो सबसे नीचे होगा सिग्मा 2px बॉन्डिंग, उसके बाद पाई 2py और पाई 2pz बॉन्डिंग। तो टोटल यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, तो 6 तो बॉन्डिंग में चले जाएंगे और एक जो है वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, और सबसे हाई एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल होंगे वो सिग्मा 2p एंटी बॉन्डिंग होगा। तो इस तरह से इनका इलेक्ट्रॉनों का वितरण होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि दो इसके पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे के सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2, सिग्मा 2p x में बॉन्डिंग में 2, पाई 2py बॉन्डिंग में 2, पाई 2pz बॉन्डिंग में 2 और पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और बॉन्ड ऑर्डर आएगा 8-3, क्योंकि बॉन्डिंग में 8 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 5/2 यानी 2.5। इसी तरह से हम हाइड्रोजन फ्लोराइड का देख रहे हैं। हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल होता है, चूँकि हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल होता है और ये फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल एक ही 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और 2p ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग रहेंगे और सिग्मा एक एंटी बॉन्डिंग होगा। तो ये इस तरह से हाइड्रोजन फ्लोराइड में ये दो इसमें लोन पेयर के रूप में रहेंगे इलेक्ट्रॉन, और एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करेगा।
नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के बीच 3 बंध हैं, एक सिग्मा बंध, 2 पाई बंध होते हैं। लेकिन एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में भी उपस्थित होता है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, 2.5 ही रह जाता है। एंटी बॉन्डिंग कक्षक में इलेक्ट्रॉन होने के कारण स्टेबिलिटी कम होती है और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। इसके आयन्स हम अगर बनाएं, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्लस आयन बनाएं तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटी बॉन्डिंग से जाएगा, इसलिए उस कंडीशन में इसका आयन जो है या एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का होगा और बॉन्ड ऑर्डर भी इसका 3 होगा, इसलिए ये इसके न्यूट्रल मॉलिक्यूल से ज़्यादा स्टेबल होगा। और इसका एनाइन जो है आने वाला इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आएगा, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर और कम हो जाएगा और इस कारण से इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 रह जाएगा और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा क्योंकि इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। इसलिए इसका न्यूट्रल एटम इसके कैटायन से लेस स्टेबल है और इसके एनायन से ज़्यादा स्टेबल होगा। इस तरह से इनका स्टेबिलिटी का इसका क्रम होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz में 0 और ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2px में 2, 2py में 1 और 2pz में 1 है। अर्थात दोनों के संयोजकता कोश में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन अणु में हमने देखा कि इस संयोजकता कोश में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 ही थी। अतः कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन आइसो इलेक्ट्रॉनों का अणु है, अतः दोनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास समान होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। दोनों परमाणु क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, जबकि नाइट्रोजन दोनों एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। इनकी विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण इसका डायग्राम भी MOT आरेख है वो भी अलग तरह का होगा। और यहाँ पे 2s ऑर्बिटल ऑक्सीजन का कार्बन का 2s ऑर्बिटल ऑक्सीजन के 2s ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग करेगा। चूँकि ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए लेस एनर्जी लेवल का होगा और जो इसका बॉन्डिंग है वो एनर्जी लेवल कम होगा और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी जो 2p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के बॉन्डिंग ऑर्बिटल से भी ज़्यादा होगी, यानी इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में एनर्जी लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर होगा। तो इसलिए जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस तरह से लिखा जाता है के सिग्मा 2s बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग 2, पाई 2px बॉन्डिंग 2, पाई 2py बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2। बॉन्ड ऑर्डर जब निकालेंगे तो बॉन्डिंग में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 8 है, एंटी बॉन्डिंग में 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में हमें पता है इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। कार्बन 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इसकी बॉन्ड एनर्जी 256 किलो कैलोरी पर मोल होती है और बॉन्ड लेंथ इसकी 1.13 एंगस्ट्रॉम होती है। कोई अगमित इलेक्ट्रॉन न होने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रकृति प्रतिचुंबकीय होगी, यानी ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का दिखाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की उपयुक्त संरचना की पुष्टि इस बात से भी होती है कि यदि कार्बन मोनोऑक्साइड अणु आयनित होकर CO+ आयन बनाएगा तो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन विपरीत बंदी सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में से निकलेगा, अर्थात ये हाई एनर्जी लेवल का होता है, जैसे कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। इस कारण इसका बंध क्रम बढ़ जाएगा, जिससे इसकी बंध दूरी कम हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बंध दूरी है वह 1.13 होती है, जबकि इसकी जो कैटायन है उसकी 1.11 होती है। इसका मतलब इसका कैटायन जो है इसके न्यूट्रल एटम से ज़्यादा स्टेबल होगा। इस तरह से इसकी कार्बन इंटरन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के दोनों एग्जांपल
ख़त्म हमारे पास में। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ वैलेंस बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। कंपैरिजन में दोनों सिद्धांत समानताएं दोनों में ये है कि दोनों ही सिद्धांत सहसंयोजक बंध की व्याख्या करते हैं। दोनों ही सिद्धांतों के अनुसार एक सहसंयोजक बंध के निर्माण में समान ऊर्जा व समान सममिति वाले परमाणु कक्षा का अतिव्यापन करते हैं। दोनों ही सिद्धांत ये कहते हैं कि यह सहसंयोजक बंध बनने के बाद दोनों परमाणु कक्षों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक आवेश एकत्रित हो जाता है। दोनों ही सिद्धांतों के अनुसार सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण होते हैं। दोनों में असमानता ये है, एमोटो के अनुसार दो परमाणुओं के संयोजकता कोश के परमाणु कक्षक रेखीय संयोग द्वारा आणविक कक्ष का निर्माण करते हैं, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार दो परमाणु कक्ष के अगमित इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के बीच में साझा होता है। एमओटी के अनुसार जब दो परमाणु कक्ष संयुक्त होकर आणविक कक्ष का निर्माण करते हैं तो उनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान समाप्त हो जाती है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग एक अणु में दो परमाणुओं के यद्यपि एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर रहे हैं किंतु फिर भी अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखते हैं। एमओटी पॉलीसेंट्रिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की कल्पना है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मोनोसेंट्रिक एटॉमिक ऑर्बिटल की कल्पना है। अणुओं में पोलरिटी, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन आदि को समझाने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सहारा लेना पड़ता है, जबकि एमओटी इन बातों का स्वतः ही स्पष्टीकरण देती है। एमओटी किसी भी एटम्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की अच्छे से व्याख्या करती है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ मॉलिक्यूल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में असफल रही। वैलेंस बॉन्ड एमओटी आयनों का स्थायित्व उनके बंध क्रम के आधार पर समझाती है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसा नहीं करती है। नाइट्रोजन व कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, परंतु इनके बंध क्रम और स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा अंतर है। ये एमओटी के द्वारा ही संभव हुआ। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसकी व्याख्या नहीं करती। थैंक यू।